की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हेलो बच्चों, मैं रहीमुन्निसा आपके लिए इस बार एक विचित्र और नवीन पद्य पाठ लाई हूँ। मैंने ऐसा क्यों कहा, सोच रहे होंगे ना। अरे, इस पाठ को तो कवि ने भी विचित्र और नवीन कहा है। हाँ बच्चों, मैं आपकी पुस्तक के पद्य पाठ अभिनव मनुष्य की बात कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस पद्य पाठ के उद्देश्य से। पाठ का उद्देश्य है कि आधुनिक युग में मानव की अभिवृद्धि प्रगति का परिचय देना, साथ ही इसके कारण हो रहे नैतिक व सामाजिक पतन को बताते हुए बच्चों में स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझाना है। आगे देखते हैं कवि परिचय। बच्चों, इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका जन्म सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। ये पहले रेडियो विभाग में काम करते थे, फिर सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बने। आगे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने रहे। इनका निधन सन 1974 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, रामधेनु, धूप छाँव, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मि रथी आदि। इनकी शैली हृदय को प्रभावित करने वाली तथा उत्साहित करने वाली है। इनकी भाषा सजीव तथा विषयानुकूल है, यानी विषय के अनुसार है। प्रस्तुत कविता अभिनव मनुष्य इनके कुरुक्षेत्र काव्य के 6ठ सर्ग से लिया गया है। बच्चों, एक बार आप पोएम पढ़ोगे और इस भावार्थ को सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी सहायता के लिए मैं कठिन शब्दार्थ एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये पोएम जो है, ये पद्य जो है, एक छंदमुक्त कविता है। इसमें बहुत सारे, हर लाइन में, हर पंक्ति में नए शब्द आए हैं, जिसका अर्थ आपको समझने पर पद्य समझ में आ जाएगा। तो कठिन शब्दार्थ देखते हैं। दुनिया यानी विश्व, जगत, विचित्र, अनोखी, अचंभित, नवीन, नया, नव, सर्वत्र, सभी ओर, हर जगह, आसीन यानी आसीन का मतलब बैठना, आसन ग्रहण करना, बंधे, बांधे हुए यानी किसी रस्सी से बांधे हुए, कंट्रोल में हुए, बंधे हुए, नर अर्थात मनुष्य, मानव, कर अर्थात हाथ, करों यानी हाथों, करों में, हाथों में, कर यानी हाथ, वारी, वारी यानी नीर, जल, पानी, अमृत, कुछ भी कह सकते हो। विद्युत, यहाँ पे विद्युत शक्ति का प्रतीक बताया है। हम लोग यहाँ पे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते, यहाँ पे विद्युत इस पोयम में शक्ति, पावर, बिजली। भाप यानी भाष्प, कन्नड़ में आवी बोलते हैं ना, आवी। वेफर्स, इंग्लिश में वेफर्स बोलते हैं, तो कन्नड़ में आवी और हिंदी में भाष्प बोलते हैं, भाप बोलते हैं। नेक्स्ट हुक्म, हुक्म यानी आदेश। अगला होगा पवन, पवन यानी हवा, वायु। पवन पुत्र कहते हैं हनुमान को, तो पवन का बेटा, पवन यानी वायु। ताप, गर्मी, टेम्परेचर। बाकी, बाकी यानी बचा हुआ, शेष। व्यवधान यानी रुकावट, बाधा। लांघना, छलांग लगाना यानी उड़ान लगाना, एकदम से उड़ के पार करना, उसको बोलते हैं लांघना। लॉन्ग जंप में लांघते हैं ना हम लोग, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में दूरी को लांघते हैं। लांघना यानी उड़ान मारना, उड़ान लगाना या फिर छलांग लगाना। सरित, सरिता यानी नदी। गिरी, गिरी अर्थात पहाड़, पर्वत। सिंधु, सिंधु अर्थात सागर, समुद्र। मनुज,
मनुज यानी मनुष्य, मानव। गगन, गगन यानी आकाश, आसमान। यान, यान यानी सवारी, हवाई जहाज, विमान। कांपना, डरना, लड़खड़ाना। शिवरिंग, शिवरिंग बोलते हैं ना, अभी आपको अचानक से कोई इंस्पेक्शन के लिए आ जाए, आपको खड़ा करके कोई मुश्किल सा सवाल पूछ दे तो आप कांपने लगते हो, तो उसको बोलते हैं शिवरिंग। कांपना, डरना, लड़खड़ाना। परमाणु, अस्त्र, बम, वेपन, कुछ भी बोल सकते हो। सृष्टि, ब्रह्मांड। श्रृंगार, सौंदर्य। आलोक, प्रकाश। आगार, आगार यानी बड़ा घर, गोडन, गोडन बोलते हैं ना, गोडन बड़ा घर जहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग स्टोर करके रखते हैं। या फिर यहाँ पे लिया है खजाना, ज्ञान का। आलोक का आगार यानी आलोक का खजाना, यानी बहुत ज्यादा स्टोर किया हुआ खजाना। व्योम, व्योम होता है बच्चों असीम आकाश, जिसकी कोई सीमा ना हो। हमें जितना आकाश दिखता है वो बहुत ही थोड़ा है, इससे कई करोड़ों गुना, अरबों गुना बड़ा है आकाश, तो उस असीम आकाश को यहाँ पे व्योम कहा है। पाताल, पृथ्वी का तल, यानी पृथ्वी की तह, नीचे, पृथ्वी के नीचे पृथ्वी का तल। ज्ञेय, ज्ञात, ज्ञान में यानी उसके नॉलेज में, नॉलेज में। श्रेय, यश या उसकी प्रतिष्ठा। चैतन्य, जीवित, प्राण, जिसमें भाव हो, यानी यहाँ पे मन के लिए, उर के लिए, हृदय के लिए चैतन्य कहा है, क्योंकि उसमें भावनाएं होती हैं, मन जीवित होता है, तो मन जो है अच्छा सोच सकता है, तो इसलिए यहाँ पे चैतन्य का प्रयोग किया है। चैतन्य, जीवित, जिसमें प्राण हो। असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। असीमित, हम लोग देखते हैं आकाश कैसे लगता है, आखिर में जाके पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं ऐसे लगता है, लेकिन वहां पे जाओ फिर वहां से आकाश फिर से शुरू है, फिर वहां पे जाओ फिर वहां से फिर से शुरू है, यानी आकाश की कोई सीमा नहीं है। असीमित। बुद्धि, भौतिक बुद्धिमत्ता यानी होशियारी, यानी इंटेलिजेंसी। प्रीत, प्रीत यानी प्रेम। तोड़, तोड़ यानी तोड़ना, यहाँ पे तोड़ना यानी दूर करना, मिटाना। व्यवधान को तोड़ना, मनुष्य से मनुष्य के बीच के व्यवधान को तोड़ना, यानी यहाँ पे मिटाना। इस पोएम में मिटाने को आएगा, या फिर तोड़ना बोले तो तोड़ना होगा, फिर तोड़, तोड़ दे, जो मनुष्य से मनुष्य के बीच का व्यवधान कहा है, तो दूर करना या मिटाना। ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला। विद्वान, विद्याओं में प्रवीण, यानी कई सारी विद्याओं में जो प्रवीण होता है उसे हम विद्वान कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पद्य के सारांश की ओर। कवि पद्य की शुरुआत ही दुनिया को विचित्र व नवीन कहते हुए कर रहे हैं। कारण है, कवि सर्वप्रथम हमें जगत की भौतिक प्रगति का परिचय देना चाहते हैं, बाद में मानवीयता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि तुलना हमेशा प्रभावकारी विधि मानी गई है। पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज की दुनिया अत्यंत विचित्र तथा नवीन है, यानी विचित्र अर्थात अनोखी, अचंभित करने वाली या आश्चर्य में डालने वाली, तथा अत्यंत नवीन है यानी नई है, जिसकी नवीन प्रगति ने मनुष्य को प्रकृति के सभी तत्वों पर अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा आकाश, ये पंच तत्व हैं, इन पर आसीन कर दिया है। आसीन करना यानी बिठा देना, यानी सभी तत्व इसके अधीन आ गए हैं। आगे दो पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि नर के करों में, कर अर्थात हाथ, नर यानी मनुष्य, नर के करों में यानी मनुष्य के हाथों में, वारी, वारी मतलब जल, पानी, विद्युत, विद्युत यानी ईंधन, शक्ति, भाप यानी भाष्प यानी गर्मी, सारे बंधे हुए हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य के हाथ में पानी, पानी की शक्ति हो, या फिर
ऊर्जा की शक्ति हो, ईंधन की शक्ति हो, या फिर भाप की शक्ति हो, टेम्परेचर, भाप यानी टेम्परेचर, सभी इसके हाथों में बंधे हुए हैं। यानी मनुष्य के हाथ में सबका कंट्रोल है। इसको आगे समझाते हुए कहते हैं, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि पानी को नदियों पर बांध बांध कर, यानी नदियों को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मनुष्य ने बांध बांध दिए, बड़े बड़े डैम बनवा दिए और उसको रोका, उस पर वो उसको वो अधीन कर लिया। विद्युत यानी शक्ति को, ऊर्जा को पैदा किया और उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। जैसे अपने हाथ से स्विच डालो तो लाइट जलती है और स्विच फिर से बंद करो तो लाइट बुझ जाती है, यानी विद्युत को भी अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया। वैसे ही भाप यानी भाष्प यानी टेम्परेचर को भी। अब बच्चों हम देखते हैं कि अभी गर्मी के दिनों में हम घरों में फ़ैन या एसी चलाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस गर्मी के, उस तापमान को, उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम एसी जलाते हैं, तो रूम ठंडा हो जाता है। यानी बाहर इतनी गर्मी रहती है लेकिन रूम के अंदर यानी कमरे के अंदर हम लोग ठंडक में रहते हैं। तो इसने वातावरण पे भी कंट्रोल कर लिया। वैसे ही शिमला, दार्जिलिंग, कश्मीर की ओर जाइए तो वहाँ बहुत ठंड रहती है। स्विट्ज़रलैंड, वहाँ भी बहुत ठंड रहती है। तो उस ठंड को कंट्रोल करने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे रूम हीटर जला के हमारे कमरे को हम गर्म कर लेते हैं। तो इस तरह भाप पर भी इसने कंट्रोल कर लिया, यानी आधिपत्य पा लिया। इसी कारण कवि कहते हैं कि मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप यानी हवा का टेम्परेचर, पवन का ताप चढ़ता उतरता है। आगे कहते हैं, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि मनुष्य की प्रगति में अब कोई व्यवधान यानी बाधा यानी रुकावट, कोई व्यवधान नहीं है। वह इतना समर्थ हो गया है कि वह अपने बल पर एक समान नदी, सागर तथा पर्वतों को लांघ सकता है। यहाँ पे सरिता यानी नदी, गिरी यानी पर्वत या पहाड़, सिंधु यानी समुद्र। आज समुद्रों को, 7 समुद्रों को भी पार करना कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है। एवरेस्ट पर चढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। एवरेस्ट को कई बार कई लोगों ने चढ़ा है। और नदियों को लांघना, नदियों में जो धन संपत्ति है उसको लाना, ये सारे चीज़ें मनुष्य के लिए बहुत आसान हो गई हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, यानी नदी, पर्वत और सागर को एक समान लांघ सकता है। आगे कवि कहते हैं, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आगे कहते हैं कि ये वो मानव है जिसका यान अर्थात सवारी, जिसमें हम सवारी करते हैं, या जैसे हम आसमान में उड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एरोप्लेन, जेट प्लेन, स्पेस शटल, रॉकेट आदि, इसके यान यानी हवाई जहाज़, विमान, इसके विमान कहाँ पे जा रहे हैं? गगन में जा रहे हैं, आकाश में जा रहे हैं। जबकि इसे अपने कोई पंख नहीं है, इसमें उड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसने अपनी बुद्धिमत्ता से इस लोहे और ईंधन को ऐसी शक्ल दे दी, ऐसा रूप दे दिया कि उसके द्वारा वो गगन में उड़ रहा है। जिसे देखकर ये जब बिना पंखों के, बिना ईंधन के, प्रकृति के साधनों से गगन में उड़ रहा है, तो इसे देखकर परमाणु तक कांप रहे हैं। परमाणु क्यों कांप रहे हैं? अर्थात मनुष्य के हाथों के चमत्कार को देखकर परमाणु भी कांप रहे हैं। परमाणु का अर्थ यहाँ पे आता है, जैसे एटम बम बनाता है, हमने बहुत सारे वेपन्स बनाए हैं, अस्त्र शस्त्र बना के रखे हैं, और उनका रिमोट जो है मनुष्य के हाथ में है। तो परमाणु भी कांप रहे हैं
कि कब पता नहीं कब ये अपना बटन दबा दे, हमें विस्फोट कर दे और इस सारी सुंदर सृष्टि को पता नहीं कब ध्वस्त कर दे अपने स्वार्थ के लिए। तो इस तरह परमाणु मनुष्य की प्रगति को भी देखकर कांप रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कवि, कांपते जिसके करों को यानी हाथों को, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, इसलिए कांपते हैं कि पता नहीं कब मनुष्य की नीयत बदल जाए और वो हमें विस्फोट कर दे, जिससे सृष्टि का नाश हो जाए। तो ये 4 पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहिए। अगली पंक्तियों में कह रहे हैं, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। तो कवि कहते हैं कि अगली पंक्तियों में कि मनुष्य सृष्टि में सर्वोत्तम प्राणी है, यानी सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो सृष्टि का श्रृंगार है, यानी जिसके कारण सृष्टि बहुत ही सुंदर है, जो ज्ञान का विज्ञान का आलोक यानी प्रकाश प्रगति का प्रतीक है, यानी सृष्टि को सुंदर बनाने में, सृष्टि को प्रगति की ओर ले जाने में मनुष्य का सबसे बड़ा हाथ है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं, ये मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ है प्राणियों में, जो सृष्टि का श्रृंगार है, यानी सृष्टि को सुंदर बनाना इसी के वश में है। इसके ये कैसा है, ये ज्ञानी है, इसके पास विज्ञान है और इसके पास आलोक प्रकाश यानी प्रगति यानी शक्ति का आगार है, यानी खजाना है ये, यानी इसके अंदर असीम ज्ञान भरा हुआ है, जिसके कारण इसे केवल पृथ्वी का ही नहीं, व्योम अर्थात आकाश तथा पाताल अर्थात पृथ्वी के तल, व्योम यानी आकाश, पाताल यानी पृथ्वी, जिसके कारण ये अपने ज्ञान के कारण सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, आकाश से पाताल तक इसको ज्ञान है। यानी पाताल में क्या छुपा हुआ है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है, क्या क्या उसके अंदर मेटल्स हैं, लोह हैं, और उसके अंदर कैसे कैसे ज्वालामुखी हैं, कैसे हीरे हैं, ये सब उसको ज्ञान है। और आकाश में कितने सितारे हैं, सैयारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और व्योम यानी आकाश, असीम आकाश कैसा है, उस सब का ज्ञान इसको है। परंतु कवि कहते हैं कि मनुष्य के इतने असीम ज्ञान के होते हुए भी, कवि कहता है कि इतने असीम ज्ञान के होते हुए भी यह मनुष्य का असली परिचय तथा श्रेय नहीं है। श्रेय मतलब गर्व करने योग्य गुण नहीं है, यानी उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, उसकी सही पहचान नहीं है। कवि कह रहे हैं अंतिम 5 पंक्तियों में कि मनुष्य का श्रेय यानी मनुष्य का गौरव यानी मनुष्य की पहचान क्या है। इसके लिए कई उदाहरण देते हुए तुलनात्मक रूप से समझा रहे हैं कि मनुष्य का असली श्रेय बुद्धि पर हृदय की जीत है। चैतन्य उर कहा है यहाँ पे। बुद्धि जो है, बुद्धि सिर्फ अपना हित सोचती है, लेकिन हमारा मन कभी केवल अपना हित नहीं सोचता। जो मन होता है वो हमेशा अच्छाई की प्रेरणा देता है, मानवता की प्रेरणा देता है। तो कवि कह रहे हैं कि जब बुद्धि को छोड़कर, ये सारी जो भौतिक प्रगति है बुद्धि की वजह से है, यानी अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से इसने सारे तत्वों पर विजय प्राप्त की है। लेकिन कवि कह रहा है कि इतना सब कुछ प्राप्त करने पर भी यदि मनुष्य के मन को नहीं जीता, चैतन्य उर यानी जिसमें भावनाएं भरी हो ऐसा मन, भावनात्मक हृदय, चैतन्य उर की जीत यानी चैतन्य उर पर जब तक वो जीत नहीं प्राप्त करता तब तक वो उसकी असली प्रगति नहीं है। अर्थात भौतिक साधन पर जीत उसका परिचय नहीं है, दूसरों के हृदय पर विजय प्राप्त करना ही उसका श्रेय यानी श्रेयस यानी यश यानी उसकी असली पहचान है।
साथ ही असीम मानव जाति से, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, मानव जाति कोई सीमा नहीं, ये भारतीय है, ये जो है अमेरिकी है, ये काले है, ये गोरे है, नहीं, सारी असीम मानव जाति। साथ ही असीम मानव जाति से प्रेम करना ही उसका श्रेय है। भेदभाव किए बिना सिर्फ मानव जाति से प्रेम करना ही उसका श्रेय है। कवि कहता है कि मनुष्य की जीत यानी विजय तभी पूर्ण होगी जब वह मानव से मानव के बीच का व्यवधान अर्थात रुकावट, मानव से मानव के बीच की रुकावटें क्या होती हैं? दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, द्वेष होता है, जलन होती है, एक दूसरे को देखकर हम लोग जलते हैं। तो ये सारी जो है ये रुकावटें हैं, मनुष्य को मनुष्य से मिलने की रुकावटें हैं। यानी जब हम किसी से लड़ झगड़ पड़ते हैं, जब हमारे मन में उसके लिए अच्छे भाव नहीं रहते, तो हम कभी उससे मिलने नहीं जाएंगे, उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये मनुष्य से मनुष्य के बीच में रुकावट हो जाती है। तो इस रुकावट को जब तक मनुष्य नहीं तोड़ देता तो उसकी असली प्रगति है ही नहीं। अर्थात बीच का व्यवधान, मानव से मानव के बीच का व्यवधान यानी रुकावटें, दुश्मनी, शत्रुता, जलन आदि को मिटाए तभी वह ज्ञानी कहला सकता है, विद्वान कहला सकता है तथा मानव कहला सकता है। यानी मानव कहलाने योग्य तभी है जब वह मानव से मानव के बीच की दूरियों को मिटाकर प्रेम पैदा करे और प्रेम भाव से उन्हें मिलाए। यही मानव की असली प्रगति तथा विजय है। तो बच्चों, हमने देखा कि पहले तो कवि ने मनुष्य की प्रगति को लेकर इतना सब कुछ समझाया, उसके बाद समझाया कि असली प्रगति, असली उसका श्रेय क्या है। तो यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत प्रयत्न किया आप लोगों को समझाने का। आशा करती हूँ आपको पद्य समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कहीं कुछ तो भी आपको शंकाएं हो, दुविधाएं हो, यानी डाउट्स, दुविधाएं यानी डाउट्स हो, तो बच्चों ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर। मैं ज़रूर अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो अब हम इस पद्य के प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, आज की दुनिया कैसी है? बहुत ही आसान है बच्चों। पहली पंक्ति में कवि ने कहा है आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। दूसरा प्रश्न है, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? तो वो भी आसान है, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। तीसरा प्रश्न है, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? तो कवि ने बताया है कि परमाणु नर के करों को देखकर कांपते हैं, यानी मनुष्य के हाथों को देखकर कांपते हैं, नर के करों को देखकर कांपते हैं। चौथा प्रश्न है, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? उत्तर होगा, आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है, यानी प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय पाई है। छठा प्रश्न है, नर किन किन को एक समान लांग सकता है, यानी छलांग लगा सकता है, पार कर सकता है? नर नदी, पर्वत तथा सागर को एक समान लांग सकता है। सातवां प्रश्न होगा, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर होगा, आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। तो बहुत ही इजी है बच्चों, आसानी से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 2-3 वाक्यों के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। तो कवि का कहना है कि मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर अर्थात पृथ्वी, आकाश, वायु, जल तथा अग्नि पर विजय प्राप्त कर ली है
और वे सभी मनुष्य के आदेश पर चल रहे हैं। इसीलिए कहा है प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। दूसरा प्रश्न होगा, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर होगा, दिनकर जी के अनुसार मानव जितनी भी भौतिक प्रगति प्राप्त कर ले, यह उसका परिचय नहीं है। उसका सही परिचय यह है कि वह मनुष्य के हृदय पर जीत प्राप्त करे तथा मानव से मानव के बीच जो रुकावटें, द्वेष, दूरियां हैं, उन्हें मिटाए, तभी वह ज्ञानी तथा विद्वान कहलाएगा। यही मनुष्य की सही पहचान। तीसरा और आखिरी प्रश्न है बच्चों इस कविता का, कि इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों? बच्चों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा शीर्षक दे सकते हो। तो आप जो भी शीर्षक दोगे उसके बाद उत्तर में बताना पड़ेगा क्यों, कि हम इसको अभिनव मनुष्य को हम आधुनिक युग, मानव की पहचान, या फिर तांत्रिक प्रगति तथा मनुष्य आदि दे सकते हैं। इसको क्यों ये भी समझा सकते हैं, क्योंकि कवि ने इसमें सबसे पहले मनुष्य की भौतिक प्रगति को समझाया है कि मनुष्य ने किस प्रकार भौतिक तत्वों पर साधना की है और उस पर कैसे विजय प्राप्त की है, और अंत में ये भी बताया है कि उसके कारण मनुष्य का नैतिक तथा सामाजिक पतन किस प्रकार हुआ है। अंत में ये भी बताया है कि मानव की सही पहचान क्या है। तो ये भी शीर्षक बहुत ही जचेगा कि मानव की तांत्रिक प्रगति तथा मनुष्य। ये भी आप अपने हिसाब से, ये आप पे डिपेंड कर सकता है बच्चों। ये आप खुद भी लिख सकते हो कि क्या शीर्षक दोगे और क्यों दोगे। मुख्य प्रश्न 3 है बच्चों, भावार्थ लिखिए। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। भावार्थ में भी मैंने समझाया था, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा गया तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन पंक्तियों को अभिनव मनुष्य पाठ से लिया गया है। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कवि कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य से ही यह सृष्टि सुंदर व मोहक है, जो ज्ञान विज्ञान तथा प्रकाश अर्थात प्रगति का प्रतीक है। यह इतना ज्ञानी है कि इसे व्योम अर्थात आकाश से पाताल तक सब कुछ पता है, पर यह उसका सही परिचय नहीं है। यह सब कुछ भी मानव का असली परिचय तथा गौरव नहीं है। मुख्य प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार तुकांत वाले शब्द लिखिए। जैसे वहाँ पे दिया है नवीन आसीन, वैसे ही भाप ताप। तुकांत वाले शब्द होते हैं राइमिंग वर्ड्स बच्चों, एक ही वजन पे जैसे बोल सकते हैं, वो तुकांत वाले शब्द होते हैं, यानी जिसका अंत एक ही वजन पे हो। भाप ताप, व्यवधान समान, श्रृंगार आगार, ज्ञेय श्रेय, जीत प्रीत। पांचवा मुख्य प्रश्न है, पंक्तियां पूर्ण कीजिए। या आप आसानी से कर सकते हो। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। ये आप आसानी से कर सकते हो, इसके लिए बोलना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। छठा मुख्य प्रश्न है पर्यायवाची शब्द, यानी जो शब्द के बदले में कोई और शब्द भी बोला जा सकता हो। पर्यायवाची, वाची यानी बोलना,
पर्याय, उसके बदले में कोई और भी शब्द बोल सकते हैं, यानी मीनिंग, अर्थ वाला, सेम अर्थ वाला शब्द। तो यहाँ पे दिया है दुनिया। दुनिया यानी जग, जगत, विश्व। विचित्र, विचित्र का मतलब होगा अनोखा, अचंभित, विशेष, ऐसे भी हो सकता है। नवीन, नवीन का अर्थ होगा नया, नव। आगे है नर, नर यानी मानव, मनुष्य, मनुज। आगे है वारी, वारी यानी पानी, जल, नीर, अमृत। आगे है कर, कर यानी हाथ, हस्त। आगे है आगार, आगार यानी घर, बड़ा घर, खजाना। ये होगा पर्यायवाची शब्द। आगे है मुख्य प्रश्न 7। ये है विलोम शब्द लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड्स। देखते हैं। पहला है आज, आज का अपोजिट होगा कल। कल दो तरह के होते हैं बच्चों, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल, दोनों इसके अपोजिट हैं। यानी आज का अपोजिट बीता हुआ कल भी है, आने वाला कल भी है, तो आज का अपोजिट कल। आज, कल। मैं बोलती जाऊंगी, आप सुनती जाइए। नवीन, प्राचीन। चढ़ता, उतरता। समान, असमान। ज्ञान, अज्ञान। जीत, हार। असीमित, सीमित। तोड़, जोड़। अगला मुख्य प्रश्न होगा, मुख्य प्रश्न 8। एक शब्द लिखिए, यानी एक वाक्य होगा, छोटा सा वाक्य होगा, यानी शब्दों का समूह होगा, उसे हम एक ही शब्द में निपटा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है सभी जगहों पर, हर जगह, सभी जगहों पर। उसके लिए हम यहाँ पे यूज किया है सर्वत्र। तो आगे है आसन पर बैठा हुआ, उसके लिए हम कहेंगे आसीन। दूसरा प्रश्न है बचा हुआ, उसके लिए कहेंगे हम शेष। तीसरा है मनु की संतान, मानव। चौथा है विशेष ज्ञान, विज्ञान। पांचवा है अधिक विद्या प्राप्त, यानी कई सारी विद्याओं को प्राप्त किया हुआ, अधिक विद्या प्राप्त, विद्वान। नौवां और आखिरी मुख्य प्रश्न है बच्चों अनुरूपता। बच्चों मैंने पहले वाले पाठों में भी समझाया था अनुरूपता क्या होती है। अनुरूपता होती है पहले शब्द के साथ जो दूसरे शब्द का संबंध बताया जाता है, उसी हिसाब से तीसरे शब्द के साथ हमें चौथा शब्द जोड़ना है। यानी पहले दो शब्दों में जो संबंध होगा वैसा ही हमें तीसरे शब्द के साथ चौथा शब्द जोड़ना है। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अर्थ दिया है, देखिए गिरी, गिरी यानी पहाड़, तो हमें आगे भी वारी का अर्थ लिखना पड़ेगा, वारी यानी जल। अगला प्रश्न है पवन, पवन का अर्थ दिया है वायु, तो आगे भी हमें अर्थ ही लिखना है सिंधु, सिंधु का अर्थ है समुद्र या सागर। आगे है जमीन, आसमान, यहाँ पे अर्थ नहीं विलोम शब्द दिया है। देखो बच्चों यहाँ का संबंध जो है जमीन, आसमान, तो जमीन, आसमान, तो आकाश, पृथ्वी, आकाश का अपोजिट पृथ्वी। और आगे दिया है नर, आदमी, यहाँ भी अर्थ दिया है नर यानी आदमी, तो आगे उर दिया है, तो उर का हमें अर्थ बताना पड़ेगा, उर यानी हृदय। तो इस प्रकार अनुरूपता। तो बच्चों संगीत एक ऐसी वस्तु है जो केवल मनुष्य को ही नहीं प्राणियों को भी मोहित करता है, इसीलिए पद्य को हमेशा गाकर सीखना चाहिए। तो एक बार भावानुकूल स्वर में गा के देखते हैं अभिनव मनुष्य पद्य को। पद्य का नाम है अभिनव मनुष्य, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन।
है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का गार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। पर न यह परिचय मनुज का, यहाँ न उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमत मानवों से प्रीत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। और मानो भी वही, और मानो भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन।